हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल से पृथ्वी विषय। हमारा सौरमंडल या सामाजिक विज्ञान के अंदर ये हमारा आता है कक्षा 6 के लिए और एनसीईआरटी का ये सिलेबस है। आप पहली बार इस विषय के वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और ये पहला चैनल है जो आपको ये विषय बताएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो बिंदु दिखेंगे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ ज़्यादा चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इनकी चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इस लाइन को याद रखेंगे। ये लाइन आपके लास्ट में प्रश्न में पूछ जाएगा और एग्जाम में भी पूछ जा सकती है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश स्रोत होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो यहाँ पर आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल और एक सुई की। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। क्या करना है आपको? सबसे पहले कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसको कागज से सटा रहे, मतलब कांच और कागज एक दूसरे से चिपका रहे। इस तरह से रखना है। अब टॉर्च को कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भागों को कांच पर सामने की तरफ रखें और टार्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबड़ बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें और अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान के तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के समय अदृश्य हो जाते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। अतः वे
अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक दूरी पर उड़ रही हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। इसके बारे में आपने सुना होगा, सप्तऋषि मंडल। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये लड़की खड़ी हुई है, ये वाला में आप देखेंगे यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी या घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं वह ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से यहाँ पर देखो, सबसे दूर ये जो ग्रह दिख रहा है इसका नाम है नेपच्यून। उसके बाद में ये यूरेनस, 3 नंबर पर शनि, दूरी के ज़्यादा दूरी पर। 4थे नंबर बृहस्पति। उसके बाद है मंगल, फिर आता है पृथ्वी। मतलब अगर सूर्य से देखें तो पृथ्वी 3रे नंबर पे आती है। सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद में आता है शुक्र, फिर नहीं बुध, उसके बाद में शुक्र, सही है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, फिर शनि और फिर यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। ये होते हैं हमारे मंडल। ठीक है। अब एक बहुत मज़ेदार बात बताते हैं आपको, क्या आप जानते हैं? पौराणिक रोमन कहानियों में सोल मतलब सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, जैसे सोलर ऊर्जा या सौर ऊर्जा, है ना, सौर बैटरी, सौर लालटेन। इस तरह से आप अपनी मर्जी से कितने भी जो सूर्य ऊर्जा से चलने वाली चीज़ें हैं उनको आप लिख सकते हैं। जैसे आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। अब बात करेंगे हम सौर मंडल की। अभी तो हम बात कर रहे थे सभी सौर पिंडों की या सभी खगोलीय पिंडों की। अब हम एक एक करके बात करेंगे सौर मंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनकी, इसका आकार कितना बड़ा है, कैसे बना है। तो सबसे पहले सौर मंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य शब्द के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है।
सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलो अब इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषा से लिए गए शब्दों के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का वितरण या विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। तो ये सब के बारे में बात हो गई। अब हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं। ग्रह सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये क्रम मैं आपको बता चुका हूं। तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये 8 अक्षरों के जो पहले पहले अक्षर हैं, इनके आधार पर आप याद रख सकते हैं। जैसे M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर क्या होता है? मार्स मंगल, जस्ट मतलब J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस और N फॉर नेपच्यून। ये इंग्लिश वर्ड पहले लेकर बनाया गया है, ध्यान रखें। तो इंग्लिश में भी आप इनका याद रखें कि इंग्लिश में जो ग्रह हैं उनको क्या क्या बोला जाता है। तो मैं एक बार बोल देता हूँ फिर से। मरकरी बुध को बोलते हैं, वीनस बोलते हैं शुक्र को, अर्थ बोलते हैं पृथ्वी को, और मार्स बोलते हैं मंगल को, जुपिटर बोलते हैं बृहस्पति को, सैटर्न बोलते हैं शनि को, यूरेनस बोलते हैं यूरेनस को नाम यूरेनस ही होता है उसका, और लास्ट में है नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून तो इनके नाम ऐसे ही हैं, ठीक है। और देखा जाए तो हिंदी में यूरेनस और नेपच्यून को अरुण और वरुण के नाम से और जाना जाता है। ये इनके स्पेशल नाम होते हैं जो हमारे ग्रंथ होते हैं। जैसे आर्यभट्ट द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनमें अरुण और वरुण के नाम से जाना गया है इनको। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग एक ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे अपनी बैठक मतलब अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 सिरस के नाम से जाना जाता है इसको, तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं क्योंकि इनका आकार भी छोटा है और दूसरा इनकी कक्षा भी निश्चित नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं लेकिन इनका रास्ता फिक्स नहीं है और ग्रह हमेशा एक सही रास्ते पर ही चलते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित प्रकाश सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं और जो लगभग 550 साल पहले हमारे जो ऋषि थे जिनमें प्रमुख खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने जो बात बोली थी आज के वैज्ञानिक
उस बात को अब जाके सिद्ध कर पा रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। जैसे उन्होंने बोला वो बिल्कुल सत्य था। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के पास थोड़ी चपटी है। सूर्य ने ध्रुव के पास ये पृथ्वी थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहते हैं। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। एक रोचक तथ्य है ना। तो चलिए एक रोचक तथ्य और जान लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, राकेश शर्मा पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर जा चुके हैं। ठीक है, अब हम चंद्रमा के बारे में ही जान लेते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब 1/4 मोटा है, जितना पृथ्वी मोटी है उसका। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से एक अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। मतलब ये सबसे नज़दीक पिंडों में से एक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो अभी आप जानते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर क्या है, पृथ्वी से सूर्य है, या सूर्य से पृथ्वी है। और पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा। तो इनकी दूरी के बारे में आप जान गए होंगे। उसके अलावा अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो प्राकृतिक खगोलीय पिंडों के अलावा मानव निर्मित खगोलीय पिंड भी होते हैं। खगोलीय पिंड में मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट, IRS, एडुसैट, ये जो इनसैट, ये जो श्रेणी है उपग्रहों की, इस तरह से भारत ने सैकड़ों उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ रखे हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसमें एक रॉकेट होता है। उस रॉकेट के अंदर या उसकी सतह पर ये जो उपग्रह होता है इसको लगा दिया जाता है। अब ये रॉकेट उड़ता हुआ जाता हुआ अंतरिक्ष में जाता है। वहाँ जाकर इससे ये जो उपग्रह ये अलग हो जाता है और रॉकेट वापस धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर समुद्र के अंदर गिर जाता है। ये लगभग सभी देश करते हैं। इसमें भारत अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पर आता है। इस मामले में, अंतरिक्ष के मामले में सभी को पछाड़कर भारत ने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो आगे देखिए, जीव एवं पौधों को जीवित करने, रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इनके बारे में जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है।
इनकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जिन्हें हम छोटे या बौने ग्रह बोलते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो ध्यान रखें, क्षुद्र ग्रहों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें ये कहाँ पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं होती है उनके बीच में पाए जाते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मतलब मिल्की वे है। इसका सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक ही भाग है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके अनुसार इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप जानते हैं क्या ब्रह्मांड के बारे में अपना संबंध बता सकते हैं? तो मैं बता देता हूँ। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए तथा इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ पर है? जैसे आप पृथ्वी पर है, पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है और करोड़ों आकाशगंगाएं मिलाकर महाआकाशगंगा बनाती है और करोड़ों महाआकाशगंगाएं मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। इससे इसका आकार के बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी तक ये ब्रह्मांड फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय खत्म होता है। आप इसके प्रश्नोत्तर देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। जैसे ये प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है? तो देखो, मैं इसके आंसर बता रहा हूं आपको, आप लिख सकते हैं इसको। ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान नहीं होता है और तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। ये एक तो ये अंतर हो गया। दूसरे अंतर की बात करें, ग्रह किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन तारे ग्रह के चक्कर नहीं लगाते। तारे अपनी जगह पर स्थित हैं या फिर वो किसी आकाशगंगा में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल एक तारा होता है जो स्वयं सौरमंडल के अंदर सूर्य केंद्र पर होता है। वो खुद के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसके चारों ओर छोटे छोटे बहुत सारे ग्रह होते हैं जो आकार में सूर्य से काफ़ी छोटे होते हैं और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे अगर हमारे सौरमंडल की बात करें, जैसे सूर्य केंद्र पर है, इसके चारों ओर 8 ग्रह हैं, ठीक है, जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इनका आकार छोटा बड़ा है। इनमें
अगर हम इनका क्रम देखें तो सबसे पहले बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, फिर बृहस्पति ग्रह, फिर शनि और फिर लास्ट में यूरेनस और प्लूटो, ये ग्रह होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी बाकी सभी ग्रहों से अलग, चमकदार और नीले कलर की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के अलावा किसी भी दूसरे ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर जल द्रवावस्था में, उसके अलावा सभी गैसियस अवस्था में, यहाँ पर तापमान ऐसी अवस्था में पाया जाता है जिस पर जीवन जिया जा सके। मतलब ना तो पृथ्वी ज़्यादा ठंडी है ना ही ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हम हमेशा चंद्रमा के कोई एक स्थान पर या एक ही जगह पर क्यों देख पाते हैं? ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को हमेशा क्यों देखते हैं? तो देखिए, पृथ्वी एक महीने में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी एक महीने में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। तो जब हम घूमकर चंद्रमा की साइड में आते हैं तो चंद्रमा भी अपना एक ही भाग घुमाकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि दोनों का जो घूर्णन काल है वो समान है, इसलिए हमारे सामने एक ही भाग हम इसको हमेशा दिखता है। लास्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है? देखो, ये प्रश्न तो काफ़ी बड़ा है, इसका उत्तर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं मौजूद हैं। उन आकाश गंगाओं के अंदर बहुत सारे तारे मौजूद हैं। उन तारों में सूर्य एक तारा है, और जो सूर्य है इसके चारों तरफ 8 ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं। तो उन ग्रहों में एक पृथ्वी है, पृथ्वी का एक ग्रह है चंद्रमा। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड का भाग हो गए कि हम कहाँ पर निवास करते हैं और ब्रह्मांड के अंदर कितने सारे उल्कापिंड या आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपसे 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? तो गए ऑप्शन जिसका सही है शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है पृथ्वी। इसका सही आंसर है ख। तीसरा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इसका सही आंसर है दीर्घ वृत्ताकार। वैसे वृत्ताकार कह सकते हैं, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार इसका सही आंसर रहेगा। चौथा, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर। पांचवा, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर, फिर से बता देता हूं, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह। ख ऑप्शन इसका सही होगा। यहां पर आप खालिस्तान भरेंगे। का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। मतलब किसका? यहां पर 2 खालिस्तान है इसमें। तो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को तारा पृथ्वी के सबसे करीब है। क्या है? चंद्रमा है ना, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो देखिए, अगर हम सूर्य की ओर चलते हैं तो 2 ही ग्रह होंगे, तो हम चलेंगे विपरीत साइड में। तो सबसे पहले आएगा विपरीत साइड में मंगल, है ना। अच्छा, तीसरा सबसे करीब, तो यहां पर होगा सबसे करीब आता है शुक्र ग्रह या मंगल ग्रह, दूसरे पे शुक्र, और तीसरे नंबर पे आता है बुध ग्रह। तो सबसे नजदीक आएगा बुध। अंतिम है, ग्रहों के पास अपनी तथा नहीं होती। क्या नहीं होती? ग्रहों के पास
अपनी क्या नहीं होती, मतलब खुद की ऊर्जा नहीं होती, है ना, और खुद के प्रकाश से प्रकाशमान नहीं होते। तो ये हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।